हमने बोला आवाज आ रही है। सर, आप लोगों में से कोई भी स्कूल से छुट्टी कर रहा है और उसको लगता है मेरे पास आकर बैठकर कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो दे कैन कम एट 12:30। ठीक है। और प्लीज अपने जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें से दो जो मैंने करवाए हैं उनको कंप्लीट करना शुरू करो, ताकि अगर लगता है कि कोई और चैप्टर ऐड ऑन करना है या आपको चाहिए, उसकी ज़रूरत है, तो डेफिनेटली मेरे से कोऑर्डिनेट। ठीक है ना? अच्छा। और उसमें सोल्यूशन तो तूने मेरे साथ थोड़ा बहुत कर रखा था। याद है? याद है। हाँ तो बढ़िया। कहीं नहीं। तो बट देखना वीडियो यहाँ पर अटकोगे मत। चलिए सर, ध्यान से देखना। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन। जब आप एनिलीन की बात करते हो तो एनिलीन कुछ इस तरीके से है, और ये भाई साहब कहीं ना कहीं हेड पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फेवर करता है कौन सा वाला? प्लस आर। इससे पहले इस पे कोई अटैक करे, ये ट्रांसफॉर्म कर जाएगा इसमें, फिर तो आपके लिए ये फिर दोबारा से देखा जाए तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं एनिलीन इज फाउंड टू बी स्टेबल as it possess 5 resonating structures given। अब किस चीज के लिए ये स्टेबल है? तो जनरली हम इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अनअवेलेबल कर रहे हैं, इसके ल्यूइस बेस करेक्टरिस्टिक को अनअवेलेबल कर रहे हैं। वो कहां काम आता? किसी ल्यूइस एसिड के साथ जुड़ने के लिए। यानी मैं कह सकता हूं पानी जो कि H प्लस और OH माइनस आयन देता है, H प्लस को जोड़ने के लिए, अपने आप को अनअवेलेबल करने के लिए, कि आप तो सोच रहे हो ये क्या बन जाए? एनिलिनियम आयन। तो यहीं पर आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। देयर फोर डू नॉट गेन H प्लस आयन इन वाटर एज एनिलिनियम आयन is less stable in comparison to aniline। अब क्योंकि कोई H प्लस आयन गेन नहीं कर रहा, किसी ने सुना होगा H प्लस आयन लूज करने वाला एसिड और गेन करने वाला, तो मैं बोल सकता हूं देयर फोर एनिलीन इज लेस बेसिक, हैज लो केबी वैल्यू, देयर फोर हाई। कोई आपसे पूछे एनिलिनियम आयन क्यों कम स्टेबल है, तो सर एनिलीन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है, बट एनिलिनियम आयन को देखें तो मैं यहीं पर लिख लेता हूं, इसके नीचे लिख लेता हूं
as aniline ion do not possess resonating structures greater than 2। क्योंकि बेंजीन लगी हुई है, अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो एटलीस्ट दो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो तब भी दिखाता है। कौन से वाले? ऑल्टरनेट शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स, यानी फर्स्ट और 5 वाले। बाकी बीच के 3 नहीं दिखाता क्योंकि डीलोकलाइजेशन नहीं होती। और आप पूछते हो क्यों नहीं हो रही, तो बेटा आप हो NH3+, ऐसा कुछ। ध्यान से ऑब्जर्व करो, नाइट्रोजन जिसका लोन पेयर था, अभी नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, और चारों के चारों किसमें हैं? बॉन्ड में। तो 0 लोन पेयर। तो कहीं ना कहीं रेजोनेंस दिखाने के लिए आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज की तरह बिहेव नहीं कर रहे। आप कहते हो सर पॉजिटिव चार्ज या विड्रॉइंग की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि यहां तो नेगेटिव चार्ज होगा तो डोनेटिंग और पॉजिटिव चार्ज होगा तो विड्रॉइंग, लेकिन वो भी बिहेव नहीं करते। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, एक पॉजिटिव की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रखा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक। तो कहीं ना कहीं 4+4, इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो इसका ऑक्टेट भी क्या है? कंप्लीट। तो यहां पर ना ये डोनेटिंग की तरह बिहेव करता, ना ये विड्रॉइंग। तो यहां पर क्योंकि ये डोनेटिंग और विड्रॉइंग नहीं बिहेव करता, इसलिए ये सिर्फ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है। बट यहां पर डोनेटिंग है इसलिए कितने दिखा रहा है? 5। कॉपी करिए प्लीज। H+ आयन गेन करा, तो इसका नाम है एनिलिनियम। NH2 था, लोन पेयर है, पक्का। एक इलेक्ट्रॉन H+ को गया उसके साथ बॉन्ड। वंश भैया ऑनलाइन क्यों हो? सर वो काम था कुछ इस वजह से। हैं? सर काम था कुछ। कहां पर? सर घर पे। अभी क्या बोला तू पहले? सर काम था कुछ। जो तू बोला मुझे ऐसा फीलिंग आया तू पुलिस स्टेशन में वीडियो देख रहा है, क्योंकि तूने जो बोला मैं उसकी बात कर रहा हूं। यस सर। कमी नहीं है हिंदुस्तान में।
डू नॉट पोजेस, दो से ज्यादा नहीं। हो गया। पक्का कर दूं स्क्रॉल? चलिए स्क्रॉल कर रहा हूं। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक एक करके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। सबसे पहला, रिएक्शन विद freshly prepared HNO2 in presence of NaX 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। किसी को याद होगा इस प्रोसेस का नाम? डाइजोनाइजेशन। अब यहां पर मैं अगर बेंजीन वाला यानी एनिलीन लेता हूं, इसमें मैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 NaX की प्रेजेंस में डालता हूं। इसका ऑल्टरनेटिव NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HX, तो यहां पर स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। पक्का? लेकिन वहीं पर मैं एलिफैटिक ले लूं और सेम रिएजेंट्स डालूं, तो इट प्रोड्यूसेस अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट विच रिक्वायर्स एडिशन ऑफ वाटर। मैं यहां पर लिख जरूर रहा हूं RN2+X-, लेकिन जैसे ही ये बना मुझे यहां पर पानी डालना पड़ेगा ताकि ये ROH बने, साथ में N2, साथ में HX। इसमें आप ये बनाते हो और ये स्टेबल है, लेकिन ये यहां पर अनस्टेबल है। हाँ, इसमें आप पानी डाल दीजिए गरम, तो आपको यहां पर फिनॉल मिल जाएगा, लेकिन यहां पर आप स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बना सकते। रीजन? सर, बॉन्डेड आर इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, देयरफॉर इट अनस्टेबलाइज N2+ ग्रुप, while phenyl group is electron withdrawing, therefore stabilizes N2+ group। ठीक है, तो यहां पर इसमें स्टेबल रहता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, बट इसमें अनस्टेबल रहता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपके पास कभी कभार कंपैरिजन में आ सकता है, नहीं तो अल्कोहल बनाने के लिए तो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। ये जहां पर दो स्टेप्स में फिनॉल बनाएगा, ये सिंगल स्टेप में ही अल्कोहल बना देगा। जल्दी से कॉपी कर रहे हो?
मैं बात कर लेता कोई बात आपके पास रास्ते में लेने दो। N2 प्लस ब्रो, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा एंड्राइड में, N2 प्लस का, ठीक है। लिख लिया। हो गया। कर दूं स्क्रॉल? हो जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट हाइजेनबर्ग टेस्ट, और बोल सकते हैं अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड टेस्ट। सबसे पहले अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है, मैंने यहां पर सल्फर के साथ बेंजीन, क्लोरीन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दो लिए, तो ये है अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। अब ये क्या करेगा जरा ध्यान से देखना, मैं यहां पर 1 डिग्री अमीन लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर RNH2, इसमें डालता हूं क्या आपके अमीन के पास हाइड्रोजन है? क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन है आप रिएक्ट कर जाएंगे। मैं लेता हूं 2 डिग्री अमीन, R2NH, क्या आपके पास हाइड्रोजन है? आप रिएक्ट कर जाएंगे। मैं लेता हूं 3 डिग्री अमीन, क्या आपके पास नाइट हाइड्रोजन है? आप रिएक्ट नहीं करेंगे। पहला स्टेप करने के बाद वी कंक्लूड 3 डिग्री अमीन्स डू नॉट रिएक्ट while 1 degree and 2 degree amines produce a precipitate।
यहां क्या बन गए, प्रेसिपिटेट बन गए दोनों केस में। अब मैं यहां पर लेता हूं KOH सोल्यूशन, यानी बेसिक सोल्यूशन। दोबारा से आता हूं, क्या नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है? क्या नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है? तो मैं बोलता हूं सॉल्ट यानी PPT बिकम्स soluble in basic medium due to presence of नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें सॉल्ट और PPT डू नॉट डिसॉल्व as there is absence of नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो यहां पर सेकेंड स्टेप में, आफ्टर सेकेंड स्टेप we conclude 1 degree amine producing PPT gets soluble in basic medium while PPT from 2 degree amine still remains insoluble। पक्का? तो उस बिहाफ पर आपने तीनों को क्या कर लिया, डिस्टिंग्विश। तो ये एक तरह से आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है और रिएक्शन भी है। जल्दी से कॉपी कर रहे हो? वाइट होता है।
सर आप लोगों का सैटरडे को स्कूल ऑफ है या ऑन है? कौन कौन ऐसा जो ऑन है स्कूल में? सबको। बाकी सबका ऑफ है? ओह, वो तो पीटी भी होती है, पेरेंट टीचर मिलके पीटी। पीटी भी। रियांश एग्जाम है कौन सा? क्या है? पीटी है या पीटीएम है? अच्छा, मुझे लगा तूने बोला पीटीएम है। सब हो गया? इतना तो मैंने भी नहीं लिखा। ये क्या है? वैसे बोर्ड से भी कॉपी नहीं होता? क्या करा? क्या बनाया है ये? अभी क्यों नहीं सही बना रखा? कहाँ सही है? बनाना जरा आइडेंटिकल, ऊपर क्या बनाया आपने? पक्का ये बनाया है? दोनों एडजेसेंट बॉन्ड्स? यार अगर आप बोर्ड से कॉपी नहीं करोगे ना सही ढंग से, तो बताओ मैं क्या पढ़ाऊं? हो गया? आप देखिए, नेक्स्ट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये एक तरह से टेस्ट है 1 डिग्री अमीन के लिए भी और क्लोरोफॉर्म के लिए भी। कैसे? मैं यहां पर लेता हूं RnH2 और साथ में लेता हूं क्लोरोफॉर्म। कोई बता सकता है कितने क्लोरीन है? तो मैं लेता हूं 3 KOH। अब क्या होगा? R
NH2 क्लोरोफॉर्म को ओपन करूं और 3 KOH को ओपन करूं, बताओ आगे। तो फिर लिख क्यों रहे हो? पहले समझ ले भाई, छोड़ दो पेन, शुक्रिया। यहां पर 3H और 3OH क्या बना लेंगे? 3Cl और 3K। नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड टूटे, कार्बन के टेक्निकली 4 बॉन्ड टूटे। 4 बॉन्ड टूटने में 2 बॉन्ड तो डायरेक्टली बनेंगे, प्लस जो 2 बॉन्ड टूटे वो दो एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यानी पेयर बना लेगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बन जाएगा RNC, इट इज आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन। और इसकी अगर हम बात करें तो इट हैज फाउल स्मेल, जो कि डिटेक्शन कर रहा है 1 डिग्री अमीन के होने की, एज वेल एज क्लोरोफॉर्म की। अनीश कह रहा है सर क्लोरोफॉर्म के लिए इतनी टेंशन क्यों लेकर बैठे हो, सिंपली स्मेल कर लेंगे, है ना, डिटेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो दूसरे तो डिटेक्ट कर लेंगे। इसने जरूर क्लोरोफॉर्म सूंघा है। मैं क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा हूँ, याचना का हैंकी नाम, तो मैंने कहा ये क्या हो गया। जल्दी से कॉपी करो। हो गया? सॉल्व कर दो। चलिए, मैं यहां पर रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन लेता हूं। इस टाइम पर मैं लिखूं अगर RNH2 और साथ में यूज करूं RC डबल बॉन्ड OH, कोई बता सकता है क्या बनेगा? सर हमसे मत एक्सपेक्ट करो, है ना। बता सकता है कोई कौन सी रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या हो सकती है? प्रथम भैया। सहज। ओहो, थैंक यू। अनीश। मनवीर। ऑक्सीडेशन। सब्स्टिट्यूशन कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल? हरनाम। कौन सी? पक्का? सोच ले। शुक्रिया। यह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद करो जब करवाया था RNH-H+, और जब जुड़ता है तो वाटर लॉस, तभी बताया था ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलकर क्या दे देते हैं? वाटर रिलीज हो जाता है। यही सेम चीज। नाम तुक्का था या आता था? सच बोलना है। कुछ कह थोड़ी रहा हूं। है? तुक्का था। अरे भाई। यहां पर सिर्फ 1 डिग्री अमीन्स फेवर करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर रहे हो? हो गया? कर दो स्क्रॉल। आप देखिए बेटा, अब यहां से बातचीत शुरू होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप एनिलीन पे करने जाएंगे। अगर मैं एनिलीन का स्ट्रक्चर याद करूं तो बेंजीन के ऊपर व्यान आप ल्यूइस बेस या ल्यूइस एसिड? पक्का? हम लोग हैं ल्यूइस बेस। अगर बाय चांस मैं यहां पर AlCl3 या FeCl3 ले आऊं तो आप क्या हैं? ल्यूइस एसिड। तो आप क्या बना लेंगे? सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूं? एज एनिलीन act as a strong Lewis base, therefore on reaction with anhydrous AlCl3 or FeCl3 may produce salt, hence AlCl3 या FeCl3 acting
Lewis acid may become unavailable. Therefore, reactions like Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation और halogenation cannot be seen with aniline. ये सेम बातचीत हमारे साथ हुई थी जब हमने अल्कोहल्स पढ़ा था। फिनॉल में भी ये तीनों काम नहीं कर रहे थे, इसमें भी ये तीनों काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहां पर कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अलग रिएजेंट्स के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। तो हम यहां पर देखेंगे नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन और सल्फोनेशन। कैसे देखेंगे वो भी बताऊंगा, पहले कॉपी कर। सर डेट शीट आ गई है तो ग्रुप पर प्लीज अपडेट कर देना, और छोटा सा पॉइंट और बता देना कि आप लोगों के एग्जाम्स शुरू कब से हो रहे हैं। कोई ऐसा है जिसके एग्जाम्स 30 से पहले शुरू हो रहे हैं? आपके कब से? परसों से? परसों यानी 23 से। वेरी गुड। और सेकंड एग्जाम कब है तेरा? सिलेबस क्या क्या आ रहा है? मेरा क्या है? मेरा कब है पेपर? 1 को? नहीं, 30th को। और कौन है 30 से पहले पेपर? किसी के नहीं है? 7 सितंबर से पहले पेपर आपके? बाकी किसी के नहीं है 7 से पहले? कब है? 3rd से शुरू है? 1st से शुरू है, 3rd को केमिस्ट्री है। सिलेबस तो भैया क्यों गुस्सा दिखा रहे हो फोन पे? हैं? हो गया? चलो यहां तक रख रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करवाऊंगा। उम्मीद है डाइजोनियम सॉल्ट छोड़कर ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए, मतलब सिर्फ डाइजोनियम सॉल्ट और फिजिकल प्रॉपर्टीज बचेंगी। यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट भी मेरे हिसाब से हो ही जाएगा, तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बचेंगी। तो 2 क्लासेस का चैप्टर है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स की भी करवानी है और इसकी भी करवानी है, तो दोनों साथ में होंगी। और फिर क्वेश्चन की डिस्कशन की बात करेंगे।